नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। आज हम जो दो खबरें आपके लिए लेकर आए हैं वो जानकर आप हैरान होने वाले हैं। पहली खबर में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई अधिकारी अपने फैसलों को पलटता है, कैसे मंत्रियों के विभाग बदलने के बाद अधिकारियों की राय भी बदल जाती है, कैसे दो विभाग की लड़ाई की वजह से प्रदेश को राजस्व का अच्छा खासा नुकसान होता है और 20 गांव के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो दूसरी खबर मंत्रियों की मनमर्जी से जुड़ी है कि कैसे मंत्रियों की मर्जी पर सब पर भारी पड़ रही है और कहीं पुलिस के जवान मंत्रियों के लिए बाबू का काम कर रहे हैं तो कहीं अस्पताल छोड़कर कंपाउंडर मंत्री बंगले पर तैनात हैं। तो जिन दो खबरों की हमने बात की उनमें से पहली खबर है दो विभागों की लड़ाई की। तो चलिए इस खबर पर हम बात करते हैं। अब एक उस मामले की हम पड़ताल करते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चित है। इस मामले में एक मंत्री से उसका पसंदीदा विभाग तक छिन गया। मामला करीब 25 साल से लटका हुआ है। ये मामला सरकार और ब्यूरोक्रेसी के कामकाज के तरीके को भी उजागर करता है। क्या आईएएस और आईएफएस जैसे उच्च सेवा के अधिकारी प्रदेश और सरकार के हित में निर्णय लेते हैं या फिर वे मंत्री की जी हुजूरी करते हैं? नौकरी में रहते फैसला कुछ और, रिटायरमेंट के बाद कोई और। आखिर किसी का जमीर नौकरी से हटने के बाद क्यों जागता है तो कोई जमीर को जगाता ही नहीं। मंत्री भी क्या देखकर आदेश निर्देश देते हैं? किसी से मित्रता, दबाव, प्रभाव या प्रदेश का हित? ऐसे तमाम सवालों का जवाब एक अकेला यह प्रकरण देता है। यहाँ बता दें कि ज़्यादातर अफसर ऐसे भी हैं जो नियम, कायदे, कानून और प्रदेश हित को तरजीह देते हैं, लेकिन चंद अफसरों के कारण ब्यूरोक्रेसी सवालों के घेरे में आ जाती है। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की उस खदान की जिसे लेकर 3 दशक से वन विभाग और राजस्व विभाग तो आमने सामने है ही, कई और पक्ष इसमें दांव पेच लगा रहे हैं। एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की तर्ज पर सरकार और ब्यूरोक्रेसी इस मामले में आगे बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान से वन विभाग वापस लेने के चलते यह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। चर्चा है कि तत्कालीन वन मंत्री चाहते थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से प्रकरण वापस ले ले और उनकी यही जिद गले की फांस बन गई। बता दें कि 30 साल पहले दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान कटनी के खनन कारोबारी आनंद गोयनका की फर्म मेसर सुखदेव प्रसाद गोयनका को साल 1994 से साल 2014 तक की अवधि के लिए 48.562 हेक्टेयर जमीन का खनिज पट्टा कटनी के झिन्ना गांव में दिया गया था। साल 2000 में कटनी के डीएफओ के पत्र के आधार पर इस कलेक्टर ने इस जमीन पर लेटरल फायर क्ले और अन्य खनिज के खनन पर रोक लगा दी थी। तब से मामला कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर काट रहा है। हम बता ही चुके हैं कि इस मामले में मंत्री से उनका विभाग छिन गया। अब जानिए उसके बाद क्या हुआ। तो वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कटनी के इस प्रकरण में लगी एसएलपी को वापस लेने संबंधी अपने से पहले के अपर मुख्य सचिव जेएन कसोटिया का आदेश पलट दिया। यानी उन्होंने कहा कि अब एसएलपी वापस नहीं लेंगे। अब सरकार एसएलपी वापस नहीं लेगी ये तो बात तय है, यहाँ पर आ गई। लेकिन यहाँ बता दें कि अशोक वर्णवाल जब इसी विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे उन्होंने भी एसएलपी वापस लेने का आदेश उस समय जारी किया था। अब विचार कीजिए, वर्णवाल 3 साल पहले सही थे या अब सही हैं? जबकि कंसोटिया ने कटनी के डीएफओ को सरकार की मंजूरी के बिना इस मामले को कलेक्टर कोर्ट में अपील दायर करने के कारण बताओ नोटिस भी दे दिया था जब उन्होंने एसएलपी वापस लेने का आदेश दिया था। सरकार बदलने और मंत्री बदलने के साथ ही इस जमीन को लेकर राय लगातार बदलती रही। वन विभाग में रहने के दौरान बेहद ईमानदार और कायदे कानून वाले सीनियर आईएफएस अफसर जेपी शर्मा की राय भी इस मामले में रिटायरमेंट के बाद बदल गई। शर्मा जी जब पद पर थे तब इस जमीन को वन विभाग की माना और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खदान का ठेका लेने वाले जमीन माना, यानी फैसला खनन कारोबारी के पक्ष में गया। तब वन विभाग ने विधि विभाग की सलाह को नजरअंदाज कर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। 4 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को केंद्रीय साधिकार समिति यानी सीईसी को भेज दिया।
सीईसी ने जमीन की जांच के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कहा गया कि यह जमीन वन विभाग की नहीं बल्कि राजस्व विभाग की है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर इस जमीन पर वन विभाग और राजस्व विभाग के दावे का आधार क्या है। दरअसल 1950 में जमींदारी प्रथा खत्म होने के पहले और बाद में जो जमीनों के स्वरूप को राजस्व रिकॉर्ड में रखा गया तो उसमें घास, छोटे बड़े झाड़ के जंगल, पहाड़, चट्टान, आबादी, शमशान घाट, कब्रिस्तान, गौठान, पठार, बाजार, खलिहान इस रूपों पर जमीनों को दर्ज किया गया था। इसी रिकॉर्ड में छोटे बड़े झाड़ के जंगल को जंगल के रूप में भी दर्ज किया गया। इसके बाद 10 जुलाई 1958 को जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि सिर्फ छोटे व बड़े झाड़ के जंगल को वन संरक्षित घोषित किया जाएगा, इसलिए वन विभाग इसे अपनी जमीन बताता है। तो जिस जमीन पर वन विभाग दावा कर रहा है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में पहाड़, चट्टान के रूप में दर्ज है, यानी यह जमीन वन भूमि की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि इस जमीन के मिसल बंदोबस्त में मालिक के रूप में जमींदार दर्ज नहीं है, लिहाजा राजस्व विभाग इसे अपनी जमीन बता रहा है। अब दो विभागों की लड़ाई के चलते जहां खदान बंद होने से राजस्व का नुकसान हो रहा है तो 20 गांवों के लोग भी बेरोजगार हो गए। दरअसल इस खदान के आसपास के 20 गांव के लोगों को यहां से रोजगार मिल रहा था, जो अब नहीं मिल सका। झिंदापरिया गांव के ग्रामीण बताते हैं कि 20 साल पहले खदान चलती थी तो उनके परिवार का पेट पलता था। खदान बंद होने से यहाँ के 20 गांव के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब ग्रामीण चाहते हैं कि या तो यहाँ कोई खदान या फिर कोई कारखाना शुरू हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो आइए इस मसले को और समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वन मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। पांडे जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी, बताइए। पांडे जी, ये जो मामला है हमने आपको तफसील से बताया कि कैसा ये मामला चला पिछले 25-30 सालों में, कि सरकार के राजस्व विभाग ने खदान का पट्टा दिया, लीज दी खदान की, सरकार का ही वन विभाग उस पर आपत्ति दर्ज कराने आ गया। दोनों विभाग लड़ते रहे, इसमें खदान मालिक एक पार्टी बन गया, राजस्व विभाग किनारे हो गया, खदान मालिक अब सुप्रीम कोर्ट तक गया लड़ते लड़ते। इस पूरे घटनाक्रम में यदि हम कहें 25 साल में यदि वो खदान चल रही होती तो राज्य सरकार को कम से कम 1000 करोड़ का राजस्व मिलता, अलग अलग के तरीके के टैक्स के जरिए लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन ये जो दो विभागों का मामला है तो आखिर ये दोनों विभाग तो आखिर सरकार के विभाग है ना, तो फिर ये क्यों मामला टलता रहा, चलता रहा, पहले तो ये समझाएं। देखिए प्रभु जी, एक प्रकार से देखा जाए ये दो कारोबारियों की लड़ाई है और दो कारोबारियों के बीच में ये मामला उलझा हो, जिसमें से एक कारोबारी हमेशा सत्ता के से जुड़ा रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। इन दोनों की जो है अस्तित्व की अहम की लड़ाई में ये मामला उलझा हुआ है। दूसरी बात, एक बात और आप कहें, वन राजस्व विवाद ऐसा विवाद नहीं है कि जो सुलझाया नहीं जा सकता। जब मुख्य सचिव के शर्मा थे तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया था पूरे प्रदेश भर के लिए कि एक अभियान चला के वन राजस्व विवाद निराकरण कर दिया जाए। उनके आदेश के बावजूद ये अगर विवाद की स्थिति पैदा हुई है तो क्यों हुई है, इस पे भी समीक्षा उनके। दूसरी, जो आपने जेपी शर्मा का जिक्र किया, तो जेपी शर्मा जब विभाग में थे तब वो विभाग का पक्ष रख रहे थे, जब विभाग से रिटायर हो गए तो अब खदान कारोबारी के पक्ष में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या तब वो गलत थे या अब गलत थे। इसी प्रकार अशोक वर्णवाल जब पीएस थे तब एसएलपी वापस लेने की बात कही, अब एसीएस होके आए दोबारा तो फिर उन्होंने एसएलपी वापस लेने मतलब निर्देश जारी किए कि एसएलपी वापस न ली जाए। एक प्रकार से देखा जाए एक प्रकार से एक व्यक्ति और 20 गांव के जो बेरोजगार युवा हैं वो पिस रहे हैं दो कारोबारियों की लड़ाई में, और राजस्व का 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है सो अलग। ये पिछले 2094 से मामला उलझा, कुछ साल चलाया, उसके बाद विवाद की। अच्छा, इसी खसरे से लगे हुए अन्य खदानें भी हैं जो चल रही है। अगर वो खदानें चल रही है तो इसमें विवाद की स्थिति क्यों बन रही है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका सुलझना जरूरी है। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट, कलेक्टर और जो है विभाग के अधिकारियों जी, वो व्यक्ति को हम छोड़ भी दें, हमको व्यक्ति को परे रख लें, तो पूरे मामले को यदि देखते हैं तो जब जो है यदि बीजेपी की सरकार थी, यदि हम कहें जो कमलनाथ शिवराज सरकार थी, उस समय कुछ और निर्णय हुआ, जब कमलनाथ सरकार आई तब कुछ और फैसला हो गया। इसी तरीके से यदि सरकार में मंत्री बदलता रहा या अधिकारी बदलते रहे इस विभाग के जो आला अधिकारी हैं, तो हर बार वो जो है एसएलपी वापस ली जाए या न ली जाए,
उस ज़मीन पर खदान चलने दी जाए या ना चलने दी जाए। इसको लेकर अधिकारियों की राय भी बार बार बदलती रही है। हम तो जैसे जिक्र कर रहे हैं कि एक ही अधिकारी की राय 3 साल के अंदर फिर से बदल गई। तो ये अधिकारी क्या नियम कायदे कानून से काम करते हैं, क्या वो सरकार के हित में काम करते हैं, जो प्रदेश का हित जिसको माना जाता है, या कोई और लाभ शुभ इसके पीछे आपको दिखाई देता है? देखिए, अधिकारी अगर नियम से काम करते होते तो ये विवाद इतना लंबा नहीं चलता। अब आपको एक और मसला, 13 अक्टूबर 23 को एक बैठक हुई थी जिसमें जो है एससी उपस्थित थे और जो है एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी के सारे लोग उपस्थित थे। उसमें ये निर्णय हुआ था कि एसएलपी वापस ली जाए और वापस लेने का प्रस्ताव भी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जो शासकीय सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उनको भेज दिया जाता। लेकिन वो शासकीय अधिवक्ता ने भी जो है सरकार के आदेशों का पालन न करते हुए एसएलपी वापस नहीं ली और वो विवाद अभी तक चला आ रहा है। अभी स्थिति जब सत्ता परिवर्तन हुआ, विभाग चेंज हो गया और उसके बाद जो है नए मंत्री आए। अब देखिए इस विवाद की स्थिति में क्या आगे इसमें निर्णय होता है या आने वाला समय होता है, मिला के रेवेन्यू और के विवाद की स्थिति बनी है जिसका नहीं हो पा रहा है और ऐसा नहीं है कि निराकरण नहीं हो पाएगा। पांडे जी, खसरों का कंप्यूटरीकरण हो गया देश में, सारी जमीनों, प्रदेश में सारी जमीनों का सारा राजस्व का रिकॉर्ड राजस्व के पास है। फॉरेस्ट भी अपना जो है हमेशा आगे का फॉरवर्ड प्लान बनाता है तो उसके पास भी पूरा रिकॉर्ड है और ये लंबे समय से चल रहा है। तो जब ये ज़मीन वन विभाग की थी मान लो, तो राजस्व के उस जमाने में जब 1995 में इसको लीज दी गई, 94 में, तो लीज उस समय क्यों नहीं इस पर आपत्ति लगाई गई? जब उस पर 5 साल काम हो गया उसके बाद फिर आपत्ति आ रही है उस पर, तो क्या वन विभाग ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दोषी है या राजस्व विभाग जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव रहा और कभी वन विभाग ने एसएलपी दो बार ऐसा हुआ है कि वन विभाग ने अपनी एसएलपी वापस ली और ये मान लिया कि जो है ये राजस्व विभाग है। और यहाँ तक कि संयुक्त सीमांकन भी कराया गया, उसमें भी पूर्व के डीएफओ ने उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं जिसमें बंदोबस्त अधिकारी के पास रिकॉर्ड है। लेकिन नए अधिकारी आते गए और विवाद की जो है सीमा बढ़ती गई। नए अधिकारी का नया भी और नया जो है पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि उस जमाने में तो शायद कलेक्टर के मार्फत ही खदानों की लीज दी जाती थी, सरकार निर्णय लेती थी, वहीं से जब आती, आज भी वो शायद कलेक्टर ही देते हैं। कलेक्टर के मार्फत ही सारे अधिकारी होते हैं वहाँ के। तो जब उनने दी तो क्या उनने उस समय रिकॉर्ड चेक नहीं किया? जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है ना, प्रशासनिक मुखिया की जिले की। हाँ, यस, कलेक्टर, देखिए अभी भी विवाद की स्थिति कलेक्टर न्यायालय में है ना। कलेक्टर निर्णय कर दे कि ये राजस्व है या कलेक्टर एक आदेश जारी कर दे कि दोबारा सीमांकन, संयुक्त सीमांकन का हो जाए, तो विवाद की स्थिति सुलझ जाएगी। कलेक्टर भी नहीं चाहते कि ये विवाद जो है सुलझे, या तो उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है कि विवाद को लंबित रखा जाए या फिर कोई और वजह होगी जिसके कारण ये विवाद की स्थिति नहीं सुलझ पा रही। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर भी इसमें जिम्मेदार है। आपने सही कहा कि कलेक्टर के अधीन ये सारे प्रकरण होते हैं। कलेक्टर वही कटनी में बैठे हुए कलेक्टर जो है 10 कदम की दूरी पर क्या झंडा नहीं जा सकते, मौके मुआयना कर सकते हैं अपने अधिकारियों के साथ, लेकिन ये स्थिति नहीं बन पा रही। इसका मतलब ये है कि नौकरशाह और फॉरेस्ट विभाग के अफसर नहीं चाहते कि विवाद का निराकरण हो। वाकई इस पूरे मामले में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो विभाग, दोनों विभाग सरकार के दो अंग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। ये अपने आप में एक अजीब सा केस है जिसमें पूरे के पूरे मामले में हम देखें तो लगातार अधिकारियों के बयान भी बदलते रहे। अब चलते हैं हम दूसरी खबर पर। पांडे, इस खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों की टीम की। 8 महीने की जद्दोजहद के बाद मंत्रियों को 49 स्टाफ मिल गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को उनकी मर्जी के स्टाफ में विशेष सहायक, निज सहायक और बाकी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति कुछ दिन पहले ही दे दी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बीते 2 दिनों के अंतराल में 14 मंत्रियों के स्टाफ की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंत्रियों के यहाँ नियुक्ति पाने वाले में अफसर और कर्मचारी पिछले कई सालों से मंत्रियों के बंगलों पर काम करते रहे हैं। उन्होंने इस बार भी यहाँ जुगाड़ से जगह बना ली। महिला और बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक महेंद्र द्विवेदी को नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला का विशेष सहायक बनाया गया है।
द्विवेदी पिछली सरकार में पंचायत मंत्री के विशेष सहायक थे। अब देखिए, अधिकारी का विभाग कोई और है और कोई और मंत्री के यहाँ वो काम कर रहे हैं। अब ऐसे ही और हम आपको बताते हैं जिनकी पोस्टिंग किसी और पद पर हुई थी, लेकिन वो पिछले कई सालों से मंत्रियों के स्टाफ में रहकर काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर विजय कुमार सिंह का। विजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई मंत्री संपत्ति उइके के विशेष सहायक बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 जुलाई को ये आदेश जारी किया। डॉक्टर सिंह उच्च शिक्षा विभाग में भूगोल के प्रोफेसर हैं। अब भूगोल के प्रोफेसर हैंडपंप नलकूप खनन का काम कैसे करेंगे, ये शायद वही जानते होंगे। अब ये सिंह जो है, जयभान सिंह पौया जब मंत्री थे तो उनके भी स्टाफ में रहे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के भी स्टाफ में रह चुके हैं। और अब एक और नाम सुनिए आप, शिव हरोड़े का। शिव हरोड़े को मंत्रालयीन सेवा के जो स्टेनोग्राफर संवर्ग के हैं और पिछले 26 साल से मंत्रियों के निजी स्टाफ में काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में ये मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कमल पटेल के निजी स्टाफ में रहे थे। इसके पहले दिग्विजय सिंह सरकार में भी ये रहे और लगातार ये मंत्रियों के स्टाफ में ही चले आ रहे हैं। अभी भी वो एक मंत्री के यहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह स्कूल शिक्षा व परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह के स्टाफ में आरक्षक अंशुल शर्मा को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ किया गया है। शर्मा की मूल पदस्थापना 36वीं बटालियन बालाघाट में आरक्षक के पद पर थी। तो कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल के स्टाफ में एक एएसआई गोती को सहायक के पद पर पदस्थ किया गया है। दोनों आदेश 30 जुलाई को जारी किए गए थे। यानी मंत्री उन लोगों को भी अपने स्टाफ में शामिल करने से नहीं हिचकिचा रहे जो पिछली सरकारों में किसी मंत्री के यहाँ काम कर चुके थे या पुलिस जैसे महत्वपूर्ण महकमे में है जो अब बाबूगिरी करने के लिए मंत्री के स्टाफ में आ रहे हैं या फिर किसी अन्य विभाग में नौकरी कर रहे थे। इसके पीछे कारण शायद उन्हें ही पता हो कि यह क्या वाकई इतने अनुभवी हैं जो पुराने लोगों को लेना है इस वजह से उनको ले रहे हैं, या नए लोगों को इसलिए ले रहे हैं कि उनके ज़्यादा विश्वास पात्र हैं। हो सकता है कि मंत्रियों की ये मंशा हो कि इससे जो है पुराने स्टाफ को लेने से उनके ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर एक किस्सा हम आपको बताते हैं कि पटवा सरकार में जब कैबिनेट की बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पटवा जी तो एक निर्णय लिया गया था कि पिछली सरकार में यानी पटवा सरकार के पहले की सरकार में जो मंत्रियों के जो निजी स्टाफ था उसको मंत्री अपने स्टाफ में नहीं। 1990 में बाकायदा ये निर्णय लिया गया। इस पर अमल भी उस समय की सरकार ने किया गया था। तमाम मंत्रियों ने नए लोगों को अपने स्टाफ में रखा था। खैर, आप सोच रहे होंगे कि 8 महीने तक ये स्टाफ मंत्रियों को नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला और अब मंत्री को अभी तक ये कैसे काम करा रहे थे। तो मंत्रियों के यहाँ ये जो जिनके हम नाम बता रहे हैं या और भी जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि न रखने के निर्देश जारी किए गए थे या जिनकी फाइल रुकी हुई थी, वो अवैध तौर से कह सकते हैं, सीधा सीधा शब्द है अवैध, वो वहाँ मंत्रियों के बंगले पर लगातार विशेष सहायक के तौर और निस्सहायक के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि इनके बिना मंत्रियों का काम चलता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सरकार की मंशा कहें तो सरकार ये चाहती थी कि जो पुराने लोग वहाँ पर हैं नए लोगों को किया जाए, जिससे मंत्रियों को पुराने कामकाज की तुलना में कर सके, वो परफॉर्मेंस सरकार का बेहतर जाए, किसी किस्म के आरोप न लगे। इस पूरी कश्मकश में करीब 8 महीने निकल गए। इस बीच 21 मंत्रियों को विशेष सहायक निस्सहायक नहीं मिल पाए, जबकि इन्होंने जनवरी में ही नियुक्ति के लिए सरकार के पास नोट शीट भेज दी थी। जिनकी सिफारिश मंत्रियों ने की वो बाकायदा मंत्रियों के यहाँ काम कर रहे थे, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं, मगर बगैर सरकार के आदेश के ये काम वहाँ पर कर रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने पिछले दरवाजे से नियुक्ति का फार्मूला इस्तेमाल किया। मतलब मंत्री के स्टाफ में जगह बनाने के लिए वो प्रतिनियुक्ति से वहाँ पर पहुँच गए। अब सवाल ये है कि पुराने की जगह सरकार में नए लोगों की नियुक्ति क्यों करना चाहती है। दरअसल ऐसी जानकारी मिली थी कि नई सरकार बनने के बाद 4 मंत्रियों ने अपने स्टाफ में पुराने अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली थी। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कि पुराने लोगों से दूरी बनाई जाए, जैसे ही ये निर्देश मिले मंत्रियों के स्टाफ में पुराने लोगों की नियुक्ति का मामला रोक दिया गया। साथ ही मंत्रियों के स्टाफ में नई नियुक्ति के लिए 3 पैरामीटर बना दिए गए, लेकिन अंत में मंत्रियों को उनका पसंदीदा स्टाफ ही देना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनचाहा स्टाफ चाहते हैं मंत्री। मंत्री के स्टाफ में विशेष सहायक सबसे अहम होता है। उसकी भूमिका विभाग और मंत्री के बीच समन्वय की होती है। विभाग से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में और संवैधानिक जिम्मेदारी के पूरे काम विशेष सहायक देखता है। मंत्री का पूरा स्टाफ विशेष सहायक के अधीन ही वहाँ पर काम करता है। विशेष सहायक की सलाह पर मंत्री जो अपनी फाइलों को देखते हैं, उन पर टिप लिखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या फाइल में करना है, क्या कैसे जानकारी विभाग ने भेजी है। विभाग के अफसर मंत्री से सीधा संपर्क में कम होते हैं। सारे काम जो है फाइलें और इसी विशेष सहायक के माध्यम से मंत्री तक पहुंचती हैं।
विशेष सहायक का काम मंत्रियों से संबंधित बिजनेस रूल बुक में भी निर्धारित किया गया है, जबकि निज सहायक और निज सचिव की भूमिका यहाँ पर किसी तरीके की कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कितना स्टाफ मिलता है। अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो वो एक विशेष सहायक जो राजपत्र अधिकारी होता है जो उन्हें दिया जाता है, साथ ही एक एक निज सहायक और निज सचिव, एक एक यूडीसी और एलडीसी। वहीं कैबिनेट मंत्री को जो है 5 चतुर्श्रेणी कर्मचारी अपने बंगले पर अपने स्टाफ में रखने की पात्रता होती है। इसके अलावा अपने विभाग के कर्मचारियों को भी अटैच कर सकते हैं। अब यही अधिकार स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को है, लेकिन राज्य मंत्री के स्टाफ में विशेष सहायक को छोड़कर बाकी कर्मचारी नियुक्त हो सकते हैं। तो ये जो मंत्रियों की जो स्टाफ वाला जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। और यहाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब पुराने लोगों को न लेने का निर्णय लिया गया तो उस दौरान कुछ आदेश ऐसे निकले थे जिनकी नियुक्ति की गई जो कहीं ना कहीं दागी थे, जिनके भूमि में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ जांच चल रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने सख्त कदम उठाया था, लेकिन अंततः उसको ढील देनी पड़ी। पांडे जी, लंबे समय से आप प्रशासनिक क्षेत्र को देख रहे हैं, लगातार मंत्रियों का स्टाफ और सारी चीज़ों को भी आप देख रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम ये कहें कि 20 साल बाद भी बहुत सारे स्टाफ के कर्मचारी वही हैं जो पहले थे? कुछ तो दिग्विजय सिंह सरकार के समय से चले आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे आप पुलिस का सिपाही को रख लीजिए, चाहे आप एएसआई को रख लीजिए, उसको बाबू बना लीजिए, या अस्पताल के कंपाउंडर को बाबू बना लीजिए। दरअसल प्रभु जी, आपने सही बहुत अच्छा विश्लेषण किया। आपने स्वयं जो है सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। लेकिन मंत्रियों की मजबूरी ये है कि जो पिछला स्टाफ है जो विभाग को जानता रहा है और जिस तरीके से डीलिंग करते आए हैं, उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए कि पुराना स्टाफ इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको हेडक न रहे और वो जहाँ से किस तरीके से फाइल जो है मूव होती है, फाइलों का किस तरीके से जो है टीका टिप्पणी की जाती है फाइलों पर, और किस तरीके से उसका लोगों को उपयुक्त किया जा सकता है, ये सारे गुणा भाग जो है स्टाफ जो पुराने स्टाफ मंत्रियों के स्टाफ में है उनको अच्छी भली भांति पता होता है। इसलिए वो टेंशन मुक्त होने के चक्कर में, और ये दूध देने वाली गाय है तो इसको पाल लिया जाए, तो ये लोग जो है उसी तरीके से स्टाफ में अपने पुराने स्टाफ को रख लेते हैं। आपने सही कहा कि पिछले दिनों जो है गोविंद सिंह राजपूत के स्टाफ में शामिल एक व्यक्ति के ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा था। वो आरोप लगा, उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो जबकि पटवा जी, शिवराज सिंह और मोहन यादव तीनों ने ये निर्णय लिया था कि जो है पुराने मंत्रियों के स्टाफ नहीं रखा जाए, और यहाँ तक कि बीजेपी में सूची भी जाती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। मंत्रियों ने अपनी जिद में, अपने मंशा से अपने पुराने स्टाफ को रखा ताकि उनका जो है जो कार्यक्रम है, जो विभाग में गंगा बह रही है, उस गंगे का आचमन कर सके, और इसलिए जो है इनको स्टाफ में लेना उनकी मजबूरी। अच्छा पांडे जी, ऐसा नहीं हो सकता जैसे मंत्रालय संवर्ग है, पीडब्ल्यूडी का अपने कर्मचारियों का एक संवर्ग होता है, या किसी और विभाग का, शिक्षा विभाग का है, तो उस तरीके से चूंकि मंत्री तो सरकार का हिस्सा है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इनके लिए एक अलग संवर्ग बना दिया जाए, जैसे विधानसभा के कर्मचारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए और वही लोग भेजे जाए मंत्री के स्टाफ में। अलग अलग वर्ग के कर्मचारी रख लिए जाए कि कुछ एलडीसी रख लिए जाए, उसमें कुछ यूडीसी रख लिए जाए, निज सहायक निज सचिव लायक रख लिए जाए, कुछ विशेष सहायक के अधिकारियों का चयन किया जाए, बाकायदा उनका प्रशिक्षण हो कि आखिर उनको क्या काम कैसे कराना है, क्या है, और वो मंत्री के स्टाफ में भेजे जाए। बिल्कुल, आपने सही सजेशन सुझाव दिया है। सरकार को इस पे अमल करना चाहिए कि एक अलग संवर्ग बन जाए मंत्रियों के स्टाफ में और उनकी ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री इसके लिए राजी हो जाएंगे और सरकार इस पे काम करेगी। आपका सुझाव बहुत बढ़िया। अगर ऐसा करते हैं तो एक तो इससे फायदा ये होगा कि मंत्री जबरन के विवाद से बच जाएंगे। और आपने कई बार ये देखा होगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को कई बार ये होता है, मंत्रियों को पता नहीं रहता और उनके क्षेत्र के जनता उनके बंगले पर पहुंचती है तो यही उनके स्टाफ के लोग ही उन्हें डांट डपट के भगा देते हैं, जिससे उनकी छवि खराब हो जाती है। तो वो छवि केवल मंत्री की नहीं, वो सरकार के खिलाफ भी जाती है, उनके खिलाफ इनकम्बेंसी का माहौल बनने लगता है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी, सरकार को विचार करना चाहिए। पांडे जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुनिए साहब, में हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक मामले को लेकर दो विभाग आपस में 25 साल से लड़ रहे हैं,
निर्णय कुछ नहीं निकला। मध्य प्रदेश का 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। एक व्यक्ति इसमें लाखों रुपए फूंक चुका है, लेकिन सरकार के जो 2 विभाग के अधिकारी हैं वो कभी अपना निर्णय बदलते हैं, कभी पलटते हैं। दूसरा मामला हमने मंत्रियों के स्टाफ से जुड़ा हुआ बताया। सुनिए साहब, मैं आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर कुछ नए मुद्दों के साथ आपके साथ शामिल होंगे, और तब तक आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।